हेलो साथियों, एग्जाम गढ़ में फिर से एक बार आपका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, कल हम लोगों ने देखा था कोशिका का पहला वीडियो देखा था पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने समझा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गाल्जी बॉडी के बारे में, राजधानी के बारे में और सेंट्रोसोम के बारे में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम क्या चीज़ होता है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो को जाकर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये दूसरा वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने कल कोशिका के बारे में 5-6 अंक पढ़ चुके थे। आज हम कंटिन्यू करते हुए 7वां अंक पढ़ रहे हैं, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। देखिए, हमने बताया था राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। कल हमने एक पहली वीडियो में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 भागों में बांटे थे। एक था स्मूथ वाला पार्ट जो मुलायम पार्ट होता है, एक था रफली पार्ट। रफली पार्ट में प्रोटीन का निर्माण होता था। कल हमने इसको पढ़ा था। आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को फिर से देखिए प्लीज। तो इसमें जो हम कल देखते हैं रफली पार्ट जो होता है, यही जो ये देखिए द्रव्य भरा हुआ, यही होता है राइबोसोम। राइबोसोम होता है ये। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही जो है राइबोसोम मिलता है, जिसमें कि प्रोटीन का निर्माण होता है। तब हम इस तरीके से कह सकते हैं राइबोसोम में जो है प्रोटीन का निर्माण करने में ये सहायक होता है, इसीलिए इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो हम लोगों को ऑप्शन में लगाना है राइबोसोम को। ठीक है, देखिए सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S को हम छोटा बोलते हैं, 80S को हम बड़ा बोलते हैं। 70S टाइप के जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, 80S जो होते हैं ये यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो साथियों, ये वीडियो बहुत बड़ा जाएगा, क्योंकि ये कोशिका जो है, कोशिका का चैप्टर बहुत ही विस्तृत है। तो हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में आगे भी पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए, जो सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर जो 2 भागों में बांटा गया है राइबोसोम को, ये आकार के आधार पर नहीं बांटा गया है। सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर हम एक फ्लूइड लेते हैं, द्रव लेते हैं, उसमें हम राइबोसोम को गिराते हैं। जो राइबोसोम पहले गिर जाएगा उसको हम बड़ा मानते हैं। मीन्स आकार के आधार पर हम सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर, आकार के आधार पर हम राइबोसोम को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते हैं। हम एक फ्लूइड में 2 राइबोसोम डालेंगे, जो पहले नीचे गिर जाएगा उसको हम बड़ा मानेंगे। तो हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि किस आधार पर सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो छोटा होता है वो 70S का होता है। यस का मतलब जो है सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट ही होता है। ये यस जो है उसी को दर्शाता है। तो 70S और जो बड़ा होता है वो 80S होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस देखिए क्या होता है, कोशिका को जो है संचालित करने वाला काम होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, जो हमारे कोशिका के बीच में पाया जाता है। ये जितने भी कोशिका के पार्ट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आगे भी जितने भी भाग हैं, सबको ये जो है काम करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये बोलता है तुम अपना काम करो, तुम ऊर्जा दो। तुम गाल्गी बॉडी को बोलता है तुम परिवहन का काम करो। राजधानी को बोलता है तुम जल संचय करो। मतलब ये सबको निर्देशित करता है काम करने के लिए। तो ठीक है, अब केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक की खोज किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा केंद्रक की खोज किसने किया था, तो हमको ऑप्शन लगाना है रॉबर्ट ब्राउन ने। इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। देखिए, केंद्रक में जो है क्रोमोसोम पाया जाता है और डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए क्या होता है, इसके बारे में हम डीएनए आरएनए का एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं केंद्रक में जो है प्रोटीन, इसमें केंद्रक में प्रोटीन 80% पाया जाता है, 10% डीएनए पाया जाता है और 10% अनेक अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने केंद्रक को भी पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, आप लोग पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे पढ़ते हैं फिर।
अब हम देखते हैं हमारा नौवां अंग जो है कोशिका का क्या है, ये लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। इसके खोजकर्ता डी डुबे थे। डी डुबे, ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम की खोजकर्ता डी डुबे थे। ये इसके अंदर एक जो है जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक एंजाइम होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इंग्लिश में, हिंदी में जल अपघटक एंजाइम बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, जो जल अपघटक एंजाइम होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य है जो भी मृत कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाओं को जो है ये साफ सफाई का कार्य करता है। अर्थात हम एक प्रकार से कह सकते हैं हमारे कोशिका की सफाई भी जल अपघटक एंजाइम के द्वारा होती है। तो हम जो है लाइसोसोम को ये कह सकते हैं कि हमारे कोशिका की साफ सफाई करता है। जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है, सुप्तावस्था में आ गया है, मरने की अवस्था में आ गया है, तो ये हमारा जो है लाइसोसोम उसको बुलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा मेरा काम करने का मन नहीं है। तो क्या करेगा राइबोसोम अपना जल अपघटक एंजाइम छोड़ेगा और कोशिका मर के खत्म हो जाएगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को जला के रख देगा। ये जो मृत जो है कोशिकाओं के अंदर जो भी, जैसे गाल्गी बॉडी हो गया, रसधानियाँ हो गई और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो भी मृत अवस्था में पाया जाता है उसको गला के साफ कर देता है, खत्म कर देता है एकदम। अर्थात कोशिका का पाचन करता है, ये कोशिकीय पाचन का कार्य करता है। कोशिका में जो भी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, जो भी चीज़ें जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं कर रही है, तो उसको ये जो है पाचन का काम करता है। मतलब ये अपना जल अपघटक एंजाइम छोड़ेगा और कोशिका पूरी तरह से गल के समाप्त हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर रहा है, गाल्गी बॉडी भी अपनी काम नहीं कर रहा है, रसधानियाँ भी अपनी काम नहीं कर रही हैं, अर्थात ये सब मिलकर जो है अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो उस अवस्था में जो है लाइसोसोम अपना जल अपघटक एंजाइम छोड़ेगा, मतलब पूरी तरह से फट जाएगा लाइसोसोम। फटने के बाद से इसके अंदर से हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसको हम जल अपघटक एंजाइम बोलते हैं, ये हमारे पूरी कोशिका में फैल जाएगा और कोशिका पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा कि लाइसोसोम जो है लाइसोसोम हमारे कोशिका की सफाई करने में, जो भी मृत कोशिकाएं हैं उनको साफ सफाई करने का काम करती है। इसीलिए जो है लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो हमको ध्यान में रखना है लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को खोजकर्ता कौन थे? डी डुबे थे। इसको हम जो है एटम बम के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फट जाता है और फटते ही सारे जल अपघटक एंजाइम जो है कोशिका में फैल जाते हैं और कोशिका पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसलिए हम इसको एटम बम का भी नाम देते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, एटम बम के नाम से हम कोशिका के किस अंग को जानते हैं, तो हमको ऑप्शन में लगाना है लाइसोसोम को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? तो ध्यान से पढ़िए और इसको नोट्स बनाते चलिए। जो हम पहला वीडियो डाले हैं उसको भी नोट्स बनाइए और इसके बारे में लिखिए। इसको आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम आरबीसी, जो मानव रक्त होता है, मानव रक्त में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि आरबीसी का जो है जीवन काल 120 दिन होता है। जो मानव की रक्त होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रक्त कणिका जो होती है, उसका जो है जीवन काल 120 दिन होता है। तो जैसे 120 दिन में ब्लड मर जाता है, तो क्या हमारे पूरी बॉडी में ब्लड की गंदगी फैल जाएगी? इसलिए जो है आरबीसी में लाइसोसोम होता नहीं है कि उसको साफ सफाई करेगा। तब हमारा आरबीसी जो है प्लीहा में जाता है, प्लीहा में जाएगा और वहाँ पे जो है मर जाएगा, तो वहाँ पे लाइसोसोम मिलेगा, उसकी साफ सफाई कर देगा। क्योंकि प्लीहा में कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं और कोशिकाओं के अंदर ही लाइसोसोम पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग लाइसोसोम को भी समझा। इसके खोजकर्ता डी डुबे थे। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे कोशिकाओं की साफ सफाई करता है। अर्थात जितने भी मृत कोशिका में जितने भी मृत अवस्था में पाए जाते हैं ये अंग, इसका जो है पाचन करता है। इसको हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको, एटम बम के भी नाम से हम इसको जानते हैं। आरबीसी में जो है मानव रक्त में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं आगे। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, फिर हम अगला देखते हैं।
अब हम समझते हैं 10वां भाग जो है हमारे कोशिका का 10वां अंग जो होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोटोप्लाज्म। ये एक रंगहीन पदार्थ होता है, कलरलेस होता है, ये इसका कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन पदार्थ होता है। इसकी खोज जो है पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। इसमें जो है 80% जल पाया जाता है, 80% जल पाया जाता है इसमें। तो जीव द्रव्य को इंग्लिश में हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें 80% जल पाया जाता है। यह एक रंगहीन पदार्थ होता है। इसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखते हैं जीव द्रव्य का कार्य क्या होता है। जीव द्रव्य का कार्य पहले हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ही बैग में कई सामान हम रखे हैं, जैसे मान लो किताब है, पेन है, पेंसिल है, तो उन सब चीज को बीच को डिवाइडेशन करने के लिए जो चीज लगाई जाती है, जैसे देखिए हम मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल में मोबाइल रहेगा, फिर थर्माकोल लगा रहेगा, फिर चार्जर रहेगा, फिर थर्माकोल रहेगा, फिर ईयरफोन रहेगा। तो उसको डिवाइड करने के लिए हम थर्माकोल का उपयोग करते हैं उसमें, मोबाइल में। टीवी लेंगे, मोबाइल लेंगे, मिक्सर लेंगे, कुछ भी लेंगे, उसमें देखो डिवाइड करने के लिए थर्माकोल का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार हमारे देखिए हमारा कोशिका है, ये कोशिका में जितने भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, इन सब चीज़ों के बीच में जो डिवाइडेशन है, ये देखिए अपने अपने स्थान पे ये सब है। तो बीच में जो है ये द्रव्य भरा रहता है, द्रव्य। इसी को हम जो है जीव द्रव्य बोलते हैं, जीव द्रव्य, जो बीच में ये डिवाइडेशन का काम कर रहा है, जो कि सबको अपने एक स्थान पर रोके रखा है ना, इसी को हम जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जीव द्रव्य, अगर जीव द्रव्य को निकाल दिया जाए हमारे कोशिका से, तो कोशिका का मरना एकदम तय है, मतलब इंसान एकदम मर जाएगा, क्योंकि जो है ये हमारे जीवन का भौतिक इकाई कहलाता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का होना हमारे शरीर में अति आवश्यक है। इसमें 80% जल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम दो भागों में देख सकते हैं, एक कोशिका द्रव्य होता है, एक केंद्रिका द्रव्य होता है। देखिए जैसे ये कोशिका है, बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है ना, न्यूक्लियस में भी द्रव पाए जाते हैं, और ये कोशिका में भी द्रव पाए जाते हैं। तो इसको हम दो भागों में देख सकते हैं, कोशिका द्रव्य, एक केंद्रिका द्रव्य। न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म। कोशिका को हम साइटो के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो कोशिका के भीतर द्रव पाए जाते हैं उसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव पाए जाते हैं उसको हम केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। तो हम लोगों ने इस प्रकार से जीव द्रव्य के बारे में समझा कि जीव द्रव्य जो है क्या क्या होता है, जीव द्रव्य क्यों जरूरी है। तो ये हमारे कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं सबको डिवाइड करने का काम करता है। जीव द्रव्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी खोज जो है पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम देखते हैं कि जिसे 10वां पार्ट हो गया, 11वां पार्ट क्या होता है उसको हम आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग साथियों। अब हम देखते हैं लवक को, जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं, प्लास्टिड। लवक के बारे में देखते हैं। ये केवल पादपों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है लवक, ये जंतु में नहीं पाया जाता, ध्यान में रखिएगा। ये केवल पादपों में पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक, जिसको हम इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक हो गया। ये मुख्यतः जो है पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में। हरित लवक से अर्थात हो गया, याद करेंगे, हरा, हरा कलर जहां होगा पौधों में वहीं पाया जाएगा, अर्थात ये पत्तियों में पाया जाएगा। कुछ तने भी हरे होते हैं तो तनों में भी पाया जाता है। इसका काम है, हरित लवक का कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होती है तो हरित लवक के द्वारा ही भोजन अपने पौधा बनाते, भोजन जो है वो पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। ये हरित लवक के कारण ही होता है, ठीक है। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब आवर्णी लवक, अर्थात आवर्णी मतलब होता है जिसमें कोई भी कलर ना हो, ये रंगहीन होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये मूलतः जड़ और तनों में पाया जड़ और जो जड़ होते हैं पौधों के उसमें पाया जाता है, मूल में, जड़ में, मूल में। ये भोजन का संग्रह करता है। तो हरित लवक का कार्य हो गया भोजन का निर्माण करना,
और हरित लवक के द्वारा जो भोजन बनाए गए हैं उसका संग्रह करने का काम, उसको इकट्ठा करने का काम ल्यूकोप्लास्ट का हो गया, आवरणीय लवक जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि ये संग्रह क्यों करता है, जैसे पौधों में भी कभी लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन अर्थात जैसे पतझड़ आ गया मान लो, तो संग्रह करके रखते हैं ये लोग भोजन, उस टाइम जब पतझड़ समय में इस भोजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है पतझड़ समय में अपने भोजन का निर्माण पौधे नहीं कर पाते हैं। अब तीसरा देखते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अर्थात वर्णित लवक, ये रंग प्रदान करता है फलों को रंग प्रदान करने का काम क्रोमोप्लास्ट का होता है। ध्यान रखिएगा, हरित लवक का कार्य हो गया ये पत्तियों और तनों पर आ जाता है, ये भोजन का निर्माण करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो हो गया ये मूलतः जड़ों पर आ जाता है, ये जो हरित लवक द्वारा भोजन बनाए जाते हैं उसका संग्रह करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है अर्थात वर्णित लवक, ये हमारे फलों को रंग प्रदान करता है। एग्जाम्पल ग्रुप में हम देखेंगे, जैसे हमारे गाजर का जो कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ये तो बहुत लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, इसको फेमस क्वेश्चन है ये सब। तो गाजर का जो रंग होता है कैरोटीन की वजह से होता है। चुकंदर का जो रंग होता है बीटा नोन की तरह के कारण होता है। और टमाटर जो है लाइकोपेन के कारण उसका कलर टमाटर का लाल होता है। जो पीले प्रकार के फल पाए जाते हैं, ये पीले प्रकार का जो फल जो कलर प्रदान होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। तो हम लोगों ने लवक के भी बारे में पढ़ लिया कि हरित लवक क्या है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा 11वां पार्ट था कोशिका का। अब हम आगे देखते हैं आगे भाग क्या है, कौन सा भाग। देखिए कोशिका के बारे में हम देखते हैं, कोशिका में जो गुणसूत्र पाया जाता है उसके बारे में। तो पहले हम समझते हैं गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। देखिए हमने कोशिका को पढ़ा, कोशिका में मैंने देखा माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्गी बॉडी थी, राजधानी था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, बीच में न्यूक्लियस हम लोगों ने पढ़ा था जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। जब माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे हम, बहुत सूक्ष्म जो माइक्रो सूक्ष्मदर्शी होता है उससे जब हम देखेंगे न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस के अंदर एक संरचना पाई जाती है इस टाइप की, इस आकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र हमारे केंद्रक में उपस्थित होता है। इस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं कि गुणसूत्र हमारे केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र में कौन कौन से देखिए पाए जाते हैं पदार्थ, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया और जीन हो गया। डीएनए, आरएनए और जीन ये हमारे गुणसूत्र में पाए जाते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी की बात करेगा तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़ी में जब बात करेगा तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए इसको जोड़ी में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे मानव के अंदर हर चीज जोड़ी में पाई जाती है। देखिए हमारे अंदर 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आंख है, 2 कान है, मतलब जितनी भी चीजें हैं, 2 किडनी है, सब कुछ जोड़ी में पाई जा रही है। इसलिए इसको भी हम जोड़ी में लिखते हैं, केंद्रक को, गुणसूत्र को। देखिए मेल में जो है, पुरुषों में 44 + 2 46 गुणसूत्र हो गए। फीमेल में जो है 44 + 2 46 गुणसूत्र पुरुषों में भी हो गए। अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है। गुणसूत्र हमारे बॉडी की संरचना में सबसे अहम भूमिका निभाती है, हमारे बॉडी की संरचना में। देखिए 44 + 2, अब इस 2 का खेल समझिए, 2 मैंने अलग क्यों लिखा है। देखिए मेल में जो है, जो 2 लास्ट में जो 23वां जोड़ी जो पाया जाता है, 23वां, 44 तो सेम रहते हैं मेल में भी फीमेल में भी। 44वें में जो है मेल में, पुरुषों में X पाया जाता है और एक Y पाया जाता है। महिलाओं में जो है दोनों X गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात जितने भी गुणसूत्र महिलाओं में होते हैं सब X टाइप के होते हैं। पुरुषों में जो 23वां वाला जोड़ी होता है, लास्ट वाला जोड़ी, उसमें एक X पाया जाता है, एक Y टाइप के गुणसूत्र पाया जाता है। यही X Y जो है हमारे लिंग का निर्धारण करता है कि बच्चे, मतलब जैसे किसी महिला को बेटा या लड़का होगा, लड़की होगी, इसका निर्धारण जो है यही लास्ट वाला गुणसूत्र करता है। जैसे जब X और X मिलेंगे तो लड़की, X और X मिलेंगे तो लड़की
और जैसे एक फीमेल का एक्स हो गया और मेल का वाई आ गया, वाई गुणसूत्र, तब लड़का पैदा होता है। तो मेल और फीमेल का जो निर्धारण होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, इसका निर्धारण जो है पुरुषों के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। तो हम लोगों ने गुणसूत्र को समझा। क्रोमोसोम इसका इंग्लिश में बोलते हैं, ये केंद्रक में उपस्थित होता है। मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको जोड़ी में बात करेंगे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आइए अब हम देखते हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी चीज़ें पौधों में पाई जाती हैं, कौन सी चीज़ें जंतुओं में पाई जाती हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पौधे और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो हम इसको डिवाइडेशन करके लिखे हैं। देखिए, जो इस गोले में है ये केवल जंतुओं में पाया जाएगा, जो इस गोले में पाया जा रहा है। जो इस गोले में है ये केवल पादपों में पाया जाएगा, अर्थात प्लांटों में, पौधों में, पेड़ पौधों में। और जो ये दोनों में है ये दोनों में पाया जाएगा। तो देखिए, जंतुओं में जो सेल होता है, कोशिका, वो बहुत छोटा होता है और गोल प्रकार का होता है। छोटा होता है और गोल प्रकार का होता है। रसधानी जो जल संग्रह करती है ये मनुष्य में बहुत छोटा होता है। और पेड़ पौधों में जो है, पेड़ पौधों की जो सेल होते हैं, कोशिका होती हैं, चौकोर होते हैं और लार्ज टाइप होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। रसधानी भी इसमें बड़ी होती है। तो जंतुओं में रसधानी छोटी होती है और प्लांट में रसधानी बड़ी होती है। सीलिया पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। जंतुओं में सिर्फ पाया जाता है ये पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। सीलिया और फ्लैजिला ये हमारे कोशिका को जो है रिमूव करने में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करती है। सीलिया और फ्लैजिला ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल की तरह संरचना होती है हमारे कोशिका के ऊपर। ऐसे कोशिका बने होते हैं, ऐसे बाल टाइप का होता है। इसी को हम सीलिया फ्लैजिला बोलते हैं। जो हमारा बड़े आकार का होता है उसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। जो छोटे आकार का होता है हेयर, उसको हम सीलिया बोलते हैं। ठीक है। देखिए, मनुष्यों में लाइसोसोम पाया जाता है, जंतुओं में लाइसोसोम पाया जाता है, जंतुओं में। पौधों में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम का क्या काम था। लाइसोसोम जो है हमारे कोशिका में मृत कोशिकाओं की सफाई करता था, मतलब मृत जो कोशिकाओं के अंदर जो भी मृत पदार्थ पाए जाते थे उनकी सफाई करता था। अर्थात हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते थे, सुसाइड बैग। अब देखते हैं पादप में। पादप में देखिए, कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल जिसको बोलते हैं, कोशिका भित्ति पाया जाता है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधे में प्लास्टिड पाया जाता है, अर्थात लवक। लवक में हमने पढ़ा था 3 टाइप के लवक होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हरित लवक कहते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम अवर्णीय लवक कहते हैं, अर्थात जिसमें भी कोई भी रंग नहीं पाया जाता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम वर्णीय लवक कहते हैं, जो हमारे फलों को रंग प्रदान करता है। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में पाया जाता है, यह जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि पौधे और जंतुओं में दोनों में क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है, झिल्ली अर्थात जिसमें कोशिका को बाहरी आवरण जो होता है, झिल्ली अर्थात जिसमें कोशिका के सभी पदार्थ भरे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और ये रसधानी जो उसमें भरे रहते हैं, उसको हम झिल्ली कहते हैं। तो ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाने का कार्य करता है, ये भी दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है, यह दोनों में पाया जाता है। 80S का पाया जाता है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह जंतु और मानव दोनों में पाया जाता है। गोल्गी बॉडी जो होता है, जो परिवहन का काम करता है, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण जो करता है हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, गोल्गी बॉडी ये जंतु और मानव दोनों, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि पादप में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जंतुओं में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और पादप और जंतु दोनों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही स्ट्रक्चर आप बना लीजिए अपने नोट्स में, जिसको आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो को देखिए। हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कल हमारा अगला वीडियो आएगा, फिर हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।